सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे थे गुणनखंड के बारे में, गुणनखंड के बारे में बात कर रहे थे। गुणनखंड में हम बहुत कुछ कॉन्सेप्ट जान चुके हैं कि भाई जो सार्वगुणनखंड की विधि होती है उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, या फिर पुनः समूहन की जो विधि होती है उसका कैसे उपयोग किया जाता है, जिससे कि हम गुणनखंड को ज्ञात कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो सर्व समीकाएं होती हैं, सर्व समीकाएं जो होती हैं उनका उपयोग करते हुए बीजीय व्यंजक का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। बीजीय व्यंजक का गुणनखंड सर्व समीकाओं की मदद से कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको 4 सर्व समीकाएं बताई थी। सबसे पहली थी हमारी a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। दूसरी थी हमारी a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। तीसरी थी हमारी a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a प्लस b और a माइनस b। चौथी सर्व समीका थी हमारी x प्लस a गुणा x प्लस b, ये होता है हमारे x का वर्ग प्लस a प्लस b गुणा में x प्लस a b। ये हमारी 4 सर्व समीकाएं थी। ये तीनों सर्व समीकाएं मानक सर्व समीकाएं कहलाती हैं और ये एक सर्व समीका होती है साधारण वाली। कुल मिलाकर 4 सर्व समीकाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। अब इन चारों सर्व समीकाओं का उपयोग करते हुए किसी भी व्यंजक का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है वो आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए एक प्रश्न हमें दिया गया, x का वर्ग प्लस 8x प्लस 16। मान लीजिए एक प्रश्न है x का वर्ग प्लस 8x प्लस 16। इसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए देखिए आप इस सर्व समीका का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको और ज्यादा विस्तारित रूप में लिखता हूं, इसको और ज्यादा विस्तार करके लिखता हूं। जैसे कि यह है x का वर्ग, ठीक है भाई, ये हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4 गुणा x। देखिए मैंने सिर्फ इसको विस्तार करके लिखा है, चीज वो की वो है। मैंने ये जो 8x है इसको 2 गुणा 4 गुणा x लिखा है भाई। इस 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का वर्ग। 16 को मैंने लिख दिया 4 का वर्ग। अब आप यहां पर देखिए ये जो x है इसको मैं a मान लेता हूं और ये जो 4 है, ये जो यहां पर 4 दिया गया है इसको मैं b मान लेता हूं। b बराबर 4 और a बराबर x हो गया। अब आप यहां पर देखिए x और 4 दोनों क्या है, a और b है। अब आप जानते हैं जब a प्लस b का वर्ग होता है या फिर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग जो होता है वो a प्लस b का वर्ग होता है। यहां पर मेरे पास देखिए क्या दिया गया है, यह है a, यह है a, ये हो गया 2ab और ये हो गया b का वर्ग। मतलब कि ये का ये समीकरण मेरे पास बन रहा है, ये की ये सर्व समीका मुझे मिल रही है। तो इस सर्व समीका का उत्तर होता है a प्लस b का वर्ग। तो मैं यहां पर जो a है इस a के जगह पर x लिख सकता हूं और ये जो b है इस b की जगह पर 4 लिख सकता हूं और इसका वर्ग, और इसको कुल मिलाकर मैं लिख सकता हूं x प्लस 4 गुणा x प्लस 4। तो ये हो गए मेरे 2 गुणनखंड। तो बड़े सिंपल से मैंने इसका ज्ञात कर दिया, बड़े साधारण से। किस प्रकार से, x का वर्ग प्लस 8x और 16, ये हमें एक समीकरण दिया गया, ये हमें एक व्यंजक दिया गया। इस व्यंजक के 2 गुणनखंड है ये x प्लस 4 और x प्लस 4। ओके, तो इस प्रकार से हम सर्व समीका का उपयोग कर सकते हैं। अब हम दूसरी सर्व समीका की बात करते हैं। दूसरी सर्व समीका का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न दिया गया 4y स्क्वायर माइनस 12y, 4y स्क्वायर माइनस 12y, 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 9। ये आपको एक व्यंजक दिया गया, इसके आपको गुणनखंड ज्ञात करने हैं। यहां पर आप देखिए मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2y का वर्ग, 2y का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4, y का वर्ग ही होता है,
माइनस में मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 और ये हो गया y, या फिर 2y गुणा 3 और यहां पर मैं लिख सकता हूं 3 का वर्ग। फाइनली मुझे क्या मिल गया, यहां पर जो a है इसको मैं 2y मान लेता हूं, b को मैं 3 मान लेता हूं। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं दूसरी सर्व समीकरण का उपयोग हो रहा है। दूसरी सर्व समीकरण में क्या होता है, a का वर्ग माइनस 2ab, ये रहा हमारा a का वर्ग माइनस 2ab और ये b का वर्ग, मतलब कि मुझे मिलेगा a माइनस b का वर्ग। तो a है मेरे पास 2y और b है मेरे पास 3 और इसका वर्ग। फाइनली मुझे मिल गया 2y माइनस 3 गुणा 2y माइनस 3, ये हो गया मेरा उत्तर। ओके दोस्तों, तो देखिए बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट था। तीसरी सर्व समीकरण की बात करते हैं तीसरी सर्व समीकरण के बारे में कि भाई तीसरी सर्व समीकरण का उपयोग कैसे होगा। मान लीजिए एक प्रश्न दिया गया 49p का वर्ग माइनस 36, 49p का वर्ग माइनस में 36 आपको दिया गया एक प्रश्न। इसके आपको गुणनखंड निकालने हैं, इस व्यंजक के गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं 7p का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, मैं इसको लिख सकता हूं क्योंकि 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, p का वर्ग होता है p का वर्ग, तो ये मैं लिख सकता हूं। अब आप a बराबर 7p मान लीजिए, b बराबर 6 मान लीजिए। अब आप यहां पर देखिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस b, a माइनस b, तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस b, मतलब कि 7p और 6 को जोड़ दो तो 7p प्लस 6 और 7p माइनस का 6, ये मैंने यूज कर दिया, ये दोनों गुणनखंड मुझे मिल गए। सिंपल था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चौथी सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए किस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात किए जा सकते हैं। देखिए चौथी सर्व समीकरण का एक प्रश्न आपके सामने है। मान लीजिए x का वर्ग प्लस 5x, x का वर्ग प्लस 5x प्लस का 6, यह एक सर्व समीकरण या फिर यह एक व्यंजक आपको दिया गया और इस व्यंजक के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं चौथी सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए। चौथी सर्व समीकरण ये रही आपके सामने। चौथी सर्व समीकरण का उपयोग करते हैं। देखिएगा इस 6 के इस प्रकार के दो गुणनखंड आप सोचिए जिनको गुणा करने पर 6 मिल जाए लेकिन जोड़ने पर 5 मिल जाए। तो भाई देखिए 6 के कौन कौन से गुणनखंड है, एक तो है 1, 2, 3 और 6 खुद। इसके अलावा 6 के कोई भी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, माइनस में हम ले सकते हैं, माइनस का 1 है, माइनस का 2 भी है, माइनस का 3 भी है, माइनस का 6 भी है। ठीक है, ये कुल मिलाकर इसके गुणनखंड हो गए। अब आप देखिए यहां पर मुझे जोड़ने पर 5 चाहिए, तो 2 और 3, जब मैं 2 और 3 को गुणा करता हूं तो मुझे 6 मिल रहा है और इनको जोड़ने पर मुझे 5 मिल रहा है। तो आपको हर प्रश्न में इसी प्रकार से सॉल्व करना है जब आप चौथी सर्व समीकरण का उपयोग कर रहे हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x का वर्ग, यहां पर देखिए 5 को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 3 का x, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको 5 को आप 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। यहां पर मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3, 2 गुणा में 3। देखिए अब आप यहां पर देखिए कौन सी सर्व समीकरण उपयोग हो रही है। अब आप यहां पर a बराबर 2 मान लीजिए, b बराबर 3 मान लीजिए। ये कंडीशन x प्लस a, x प्लस b, x का वर्ग प्लस a प्लस b, a प्लस b की जगह पर कौन है 2 प्लस 3। तो अब इस पूरे की जगह पर मैं ये वाले समीकरण का यूज कर सकता हूं, सर्व समीकरण का उपयोग कर सकता हूं। तो मैं फाइनली लिख सकता हूं x प्लस a क्या है मेरे पास 2 है, तो x प्लस 2 और x प्लस 3, ये मेरे दो गुणनखंड हो गए। ओके, तो इस प्रकार से आप चारों सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। वो क्या है, ये है कि सर्व समीकरण व्यंजक जो होते हैं उनका भाग कैसे किया जाता है, विभाजन कैसे किया जाता है, वो बात करते हैं।
व्यंजकों का विभाजन, क्योंकि व्यंजकों की जोड़, बाकी और गुणा, ये मैं आपको व्यंजकों मतलब कि बीजीय व्यंजकों का जो आपका अध्याय था उसमें मैं सारा कुछ आपको बता चुका हूं। यहां पर हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, बीजीय व्यंजकों का विभाजन कैसे किया जाता है। देखिए बीजीय व्यंजकों का विभाजन कैसे किया जाता है। यहां पर आप सार्वसमीकाओं का उपयोग कीजिए, सार्वगुणनखंड का उपयोग कीजिए, पुनः समूहन का उपयोग कीजिए, कुछ भी करके बस आपको विभाजन करना है। जैसे कि देखिए सबसे पहला हमारे पास होगा बहुपद या बहुपदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक का भाग कैसे दिया जाता है, सबसे पहले वो बात करते हैं। बहुपदीय का मतलब जिसके पास एक से ज्यादा पद हो, और एक पदीय का मतलब जिसके पास एक ही पद हो। अब देखिए जैसे कि एक प्रश्न आपके सामने है, क्या प्रश्न है भाई, चलिए यहां पर जैसे कि एक इससे पहले कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे एक पदीय में एक पदीय का भाग। इसके बाद हम बात करते हैं बहुपदीय में एक पदीय, फिर बहुपदीय में बहुपदीय। तो सबसे पहला हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक का भाग। जैसे कि एक प्रश्न है आपके सामने, 6x का वर्ग, 6x का घन ले लेते हैं, चलिए 6x का घन माइनस का 2x, या फिर इसमें भाग दे रखा है, ठीक है, 6x के घन में 2x का भाग देना है। कैसे होगा भाई, देखिए अब 6x का घन है बट्टा में है 2x। अब 6x के घन को मैं लिख सकता हूं 6 गुणा x गुणा x गुणा x बट्टा में 2 गुणा x। x से x कैंसल, 2 से ये कैंसिल हो गया 3। अब देखिए 3 गुणा x बच गया, 3x का वर्ग मेरे पास बच गया, तो यही मेरा उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए एक प्रश्न आपके सामने और दिया गया, -20x की घात 4, -20x की घात 4 में मुझे 10x की घात 2 का भाग देना है। अब इसका भाग कैसे देंगे, देखिए यहां पर मैं लिख सकता हूं -20x गुणा x गुणा x गुणा x बट्टा में मैं लिख सकता हूं 10 गुणा x गुणा x। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 10 से 20 का भाग दिया 2 आया, तो माइनस का 2 ये बच गया, पीछे x गुणा x मतलब कि x का वर्ग बच गया, तो ये मेरा उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से देखिए एक प्रश्न आपके सामने और दिया गया है, मैं एक एग्जांपल आपके सामने और ले लेता हूं ताकि जो भी कंफ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाएगी। बात करते हैं एक और एग्जांपल के बारे में, 7x का वर्ग y का वर्ग z का वर्ग भाग में 14xy z, ये हमारे पास बच गया। अब देखिए मैं भाग देता हूं, मतलब कि मेरे पास सबसे पहले 7 बचा है, x का वर्ग, y का वर्ग, z का वर्ग बट्टा में 14 गुणा x गुणा y। अब आप देखिए यहां पर इसकी घात 1 है, यहां पर इसकी घात 1 है, यहां पर एक z है, इसकी भी घात 1 है, तो एक घात से एक घात कैंसिल, एक घात से एक घात कैंसिल, एक घात से एक घात कैंसिल हो गई। यहां पर 7 का भाग 14 में 2 बार गया, मतलब कि 1/2 गुणा x गुणा y गुणा z, कुल मिलाकर x y z बट्टा में 2 मेरा उत्तर हो जाएगा। ओके, तो आप ऊपर नीचे काट कर भी इसका हल निकाल सकते हैं, विभाजन की विधि को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुपद के अंदर एक पद का विभाजन। बहुपद में एक पद का भाग, जैसे कि देखिए एक प्रश्न आपके सामने दिया गया, 4y का घन, देखिए 4y का घन प्लस में मुझे दिया गया 5y का वर्ग, फिर प्लस दिया गया है 6y, भाग देना है मुझे 2y का, भाग देना है मुझे इस पूरे में
2y का। ये कैसे होगा देखिए, 4y का घन है तो यहां पर आप देखिए सार्वगुणनखंड विधि का उपयोग कीजिए। सार्वगुणनखंड की विधि कहती है कि जो गुणनखंड समान है उसको बाहर ले आओ। तो अब आप यहां पर देखिए ये एक पूरा बहुपद है। इस बहुपद में आप देखिए y जो है ये कॉमन है, समान है सभी में, तो y को बाहर ले आइए। y को बाहर ले आए, पीछे क्या बचा, 4y का वर्ग बच गया क्योंकि यहां पर y का घन था, एक y बाहर आ गया, पीछे y का वर्ग बच गया, प्लस 5y बच गया और पीछे 6 बच गया और हम भाग दे रहे हैं 2y का। अब 2y का भाग दे रहे हैं चूंकि, तो 2y नीचे लिख लिया, y से y कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा भाई, पीछे ये सब बच गया है। तो अब ये जो 2 है ये सभी पदों को विभाजित करेगा। सबसे पहले इसको करता है तो 4y का वर्ग बट्टा में 2, बीच में क्या है भाई, पॉजिटिव का साइन, 5y बट्टा में 2, बीच में पॉजिटिव का साइन, 6 बट्टा में 2। फाइनली मेरे पास क्या बच जाता है, 2 का विभाजन किया, 2y का वर्ग, पीछे क्या बचा, 5 बट्टा 2 का y और यहां पर बच गया 3। तो ये मेरा उत्तर हो जाता है। तो इस बहुपद में जब मैंने एक पद का भाग दिया तो मुझे ये मिल जाता है। ओके बच्चों, चलिए अगर एक प्रश्न और अच्छा दिया गया है तो वो भी ले लेते हैं, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, ओके अब इसको छोड़ते हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार से भाग देना है। बहुपद के अंदर बहुपद का भाग कैसे दिया जाएगा, बात करते हैं। बहुपद के अंदर बहुपद का भाग कैसे दिया जाएगा, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुपद के अंदर बहुपद का भाग देखिएगा, बात करते हैं बहुपद के अंदर बहुपद का भाग। जैसे कि एक प्रश्न है 7x का वर्ग प्लस 14x, एक प्रश्न है 7x का वर्ग प्लस 14x, इसके अंदर हमें भाग देना है, इसके अंदर हमें भाग देना है x प्लस 2 का, x प्लस 2 का भाग हमें देना है। यहां पर भी हम वही विधि का इस्तेमाल करते हैं, सार्वगुणनखंड विधि। तो यहां पर देखिए 7x बाहर आ रहा है, 7x को बाहर ले लिया, पीछे बच गया x प्लस का 2, भाग देना है हमें x प्लस का 2। तो 7x गुणा में x प्लस 2 भाग देना है x प्लस 2 का, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, पीछे 7x बच गया, ये हो गया मेरा भाग। तो इसी प्रकार से आप सार्वगुणनखंड विधि ले लो, पुनः समूहन की विधि ले लो, सर्व समीकरणों का उपयोग ले लो, लेकिन जो भी करके आप इस प्रकार से ऊपर नीचे काट कट करके भी इसका हल निकाल सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न मैं आपके सामने और ले रहा हूं, z, देखिएगा एक प्रश्न मेरे सामने और दिया गया है, उसका समाधान निकालते हैं, फिर आपका ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर और ये कंफ्यूजन जो है वो सब खत्म हो जाएंगे। चलिए एक प्रश्न है मेरे सामने, कहा गया, डिवाइड करना था एक, ठीक है ये हो चुका है अपना, एंड कोई और अच्छा सा प्रश्न है तो ले लेते हैं, एल्स आपका ये चैप्टर खत्म करते हैं। चलिए प्रश्न है आपका z 5z का वर्ग माइनस का 80, z 5z का माइनस 80 डिवाइड बाई 5z गुणा में z प्लस 4। ये आपका प्रश्न आपके सामने दिया गया है और इसी का हमें हल निकालना है, और इसी का हमें हल निकालना है। ओके 5x माइनस z आ गया, चलो ठीक है। ओके बच्चों, अब देखिए z गुणा में 5z माइनस का 80 के अंदर भाग देना है 5z z प्लस 4। अब आप देखिए यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं z 5z का वर्ग माइनस का 80, भाग देना है मुझे 5z और z प्लस 4। z से z कट गया, पीछे क्या बचा बच्चों, पीछे बच गया मेरे पास 5z का वर्ग माइनस का 80 बट्टा में मेरे पास बच गया 5 और z प्लस 4। यहां पर देखिए 5 जो है, 5 को भी मैं बाहर लेकर के आ सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं भाई, 5 बाहर ले गया, पीछे बचा z का वर्ग माइनस, यहां पर क्या बचेगा भाई, यहां पर मेरे पास बचेगा आपके 80 के अंदर 5 का भाग दे रहा हूं
तो 10 और 6 16, 16 पंजे 80, तो 16 पीछे बच जाता है, बट्टा में z प्लस 4 बच जाता है, नीचे 5 तो गुणा में है ही है, 5 गुणा में यहां पर भी आ गया, 5 से 5 कैंसल, तो पीछे बच गया z का वर्ग माइनस 16 बट्टा z प्लस 4। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर हमारी तीसरी सर्व समीकरण का उपयोग हो रहा है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस का b। तो यहां पर ये जो a है ये z हो गया, b हो गया हमारा 4, तो मैं इसको लिख सकता हूं 16 को मैं 4 का वर्ग लिख सकता हूं भाई, लिख दिया। अब आप इसको लिख सकते हैं z वर्ग माइनस 4 के वर्ग को आप लिख सकते हैं z प्लस 4 और z माइनस 4, बट्टा में है z प्लस 4, z प्लस 4 से z प्लस 4 कट गया, पीछे बच गया मेरे पास z माइनस 4 जो कि मेरा उत्तर हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी प्रश्न का हल निकाल सकते हैं, किसी भी बहुपद के अंदर दूसरे बहुपद का भाग दे सकते हैं। इसी के साथ आपका ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।